कोरोना से आक्रांत कोई हैं उनके लिए भी, आक्रांत नहीं हैं उनके लिए भी, और जो कोरोना आक्रांत है उनके परिजनों के लिए भी, और जो डेथ को प्राप्त हो गए हैं उनकी उन आत्माओं के लिए भी, और डेथ को प्राप्त हुए लोगों के परिजनों के लिए भी, सबके लिए मैं हमारा धर्म का पाठ है मंगल पाठ, वो पाठ उच्चरित कर रहा हूँ। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सव्वसाहूणम, एसो पंच नमोक्कारो सव्व पाव पणासनो मंगलाणम च सव्वेशिम पढ़मम हवई मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम अहिंसा संजमो तबो देवावितं नमं सन्ति जस्य धम्मे सयामणो च इत्ता भारहं वासम चक्रवर्ती महिद्धिओ सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गई मनुत्तरम। देव दानव गंधब्बा जख रक्षस किन्नरा बंभयारिं नमं सन्ति दुक्करम जे करन्ति तम। सन्ति कुंथु अरहो अरिठनेमि जिनिंद पासोये समरन ताणम नित्यम सब्बम रोगम विघ्घम शीघ्रम पणाशेयि पणाशेयि पणाशेयि। आरोग्य बोहि लाभम समाहि वर मुत्तमम दिन्तु चंदेषु निम्मल यरा आयित्येषु अह्यम पयासयरा। सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम स्थूल भद्राद्यः जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान भिक्षु मंगलम भार मल्लकः मंगलम राय चंद्राद्यः मंगलम तुलसी गुरु महाप्रज्ञोस्तु मंगलम। तेरा पंथोस्तु मंगलम। विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। सर अचिंत्या काम सर अचिंत्या काम। ओम अरहम ओम अरहम ओम। आराध्य को नमन, सभी को सादर जय जिनेंद्र। जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा परिवार और तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम की ओर से आप सभी का संवाद चिकित्सकों से कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। आज हमारे बीच उपस्थित हैं एमडी मेडिसिन कंसल्टेंट और इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर धवल ए डोसी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। स्वागत एवं परिचय के लिए मेरा निवेदन तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री प्रकाश जी मालू से। आराध्य के चरणों में कोटि से वंदन। परम पूज्य आचार्य के चरणों में सत सत वंदन। श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा एवं तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम के
आयोजन में आज के इस वर्चुअल संगोष्ठी में सम्मिलित सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरा सादर जय जिनेंद्र। वर्तमान की कोरोना काल की सेकेंड वेव की विभीषिका के बीच अभी हम टीवी, व्हाट्सएप पर बहुत से वीडियो एवं जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं, बहुत से जानकारियां घूम रही हैं, जिसके कारण आम आदमी ज्यादा कंफ्यूज हो रहा है। हम कोरोना से कैसे बचें, कोविड पॉजिटिव होने पर कौन सी सावधानी हम बरतें, कौन सी दवाएं लें, तथा इससे रिलेटेड कई जिज्ञासाएं हमारे मन में रहती हैं। इस इमरजेंसी सिचुएशन को देखते हुए महासभा एमटीपीएफ ने यह कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसका नाम है संवाद चिकित्सकों से कोरोना परामर्श एवं समाधान, जो कि बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो रहा है, जिसमें प्रतिष्ठित डॉक्टर्स कोविड के विषय में जानकारियां देते हैं तथा पार्टिसिपेंट्स अपनी जिज्ञासाएं रखते हैं। इसका बहुत ही सुंदर तरीके से डॉक्टर्स अपनी जिज्ञासा का समाधान करते हैं। इसी कड़ी में आज के विशिष्ट गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर धवल अरविंद कुमार जी दोषी, जो कि अहमदाबाद से हैं, एमटीपीएफ के सीनियर मेंबर भी हैं। बाय प्रोफेशन आप एमबीबीएस, एमडी मेडिसिन, डीएम कार्डियोलॉजिस्ट एंड हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। वर्तमान में आप होलिस्टिक हार्ट सेंटर अहमदाबाद में हार्ट स्पेशलिस्ट के तौर पर कार्यरत हैं, अपनी सेवाएं वहां पर आप दे रहे हैं। डॉक्टर दोषी हैज वॉन मेनी अवार्ड्स इंक्लूडिंग गोल्ड मेडल्स, जिनमें विशेष नाम मैं देना चाहूंगा डीएम देसाई गोल्ड मेडल अवार्ड, गोल्ड मेडलिस्ट with distinction in MBBS, Best Student Medical Award, Best Doctor in Medicine, International Observer Award। ये जितने मेधावी स्टूडेंट या प्रोफेशनल रहे हैं, उतने ये धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति भी हैं। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि इनका पूरा परिवार ही धार्मिक प्रवृत्ति का है तथा धर्म संघ को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। सदैव मुनिश्री सिद्धार्थ कुमार जी आपके संचार पक्षिया चाचा जी हैं। समणी ख्याति प्रज्ञा जी आपके संचार पक्षिया चचेरी बहन है। आपके माताश्री एवं पिताश्री दोनों उपासक उपासिकाएं हैं तथा आप भी जैन विद्या परीक्षा में आपने भाग 5 में ऑल इंडिया में फर्स्ट रैंक उपलब्ध की। धार्मिक वृत्ति में आप शनिवार के सामायिक कर रहे हैं, रोजाना माला जपते हैं, पक्षी का प्रतिक्रमण करते हैं तथा आपको त्यारपन प्रबोध 25 बोल आदि कंठस्थ हैं। आप साधु की सेवा चिकित्सा के विशेष सहयोग प्रदान कर रहे हैं। आपने मेडिसिन के विषय में बहुत से आर्टिकल्स भी पब्लिश हुए हैं तथा आपने बहुत से लेक्चर भी इस विषयों पर दिए हैं। ऐसी बहुआयामी प्रतिभा के धनी कोरोना वॉरियर के रूप में अपनी सेवाएं देने वाले हमारे आज के गेस्ट स्पीकर डॉक्टर धवल देसाई का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। स्वागत करता हूं महासभा एवं टीपीएफ के पदाधिकारियों का और आज के सभी पार्टिसिपेंट्स का। साथ ही वेलकम करता हूं कविता जी का, जो प्रतिदिन इस सीरीज के कार्यक्रम को बहुत ही सुंदर रूप से संचालित कर रही हैं। मुझे आशा है कि आज का यह कार्यक्रम बहुत ही लाभदायक होगा, क्वेश्चन आंसर सेशन बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। मैं पुनः महासभा एवं टीपीएफ के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि इसी उपयोगी प्रोग्राम को डेली बेसिस पर आप आयोजित कर रहे हैं तथा टीपीएफ के डॉक्टर्स मेंबर्स की टीम अपनी सेवाएं इस कार्यक्रम में लगा रहे हैं। उनको भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। पुनः एक बार आप सभी का हार्टी वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद एवं ओमरम। धन्यवाद प्रकाश जी। डॉक्टर धवल की इतनी सारी ये धार्मिक प्रवृत्तियों के बारे में सुन के तो सच में ये लगता है कि हमारी नई पीढ़ी कुछ प्रेरणा ये भी आपसे लेगी। कोरोना के बारे में हम जितना सोचते हैं उतना ही सवालों के घेरे में उलझते जाते हैं और लगता है कोई काश हमारी इन उलझनों को सुलझा दे। परामर्श के लिए मेरा निवेदन डॉक्टर धवल जी डोसी से।
सबको नमस्कार। सुन बराबर? जी सर। ज्योतिपुंज गुरु, हाँ, ज्योतिपुंज गुरुदेव के श्री चरणों में सत सत वंदन। जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा एवं तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम के यह संवाद एवं समाधान कोरोना के विषय में यह जो उत्कृष्ट प्रोग्राम चल रहा है यह बहुत ही सराहनीय है। और जिस तरह से आज कोरोना की गति रफ्तार से बढ़ रही है उसमें अगर हम कोरोना के बारे में वैज्ञानिक दृष्टि से जानकारी प्राप्त करें तो इससे बचे जा सकते हैं। यह बहुत ही सुंदर उपक्रम है और इसमें मुझे भी जुड़ने का मौका मिला। उसके लिए मैं तेरापंथी महासभा एवं तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम के प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यापित करता हूँ। एक्चुअली मैं हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ, इसीलिए मैं ज्यादा कोरोना की वजह से हार्ट पे क्या इफेक्ट होता है, हार्ट के कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं, उसके बारे में भी मैं काफी बताना चाहूंगा। जैसे हम सबको मालूम है ये कोरोना एक वायरस है, जैसे ये क्रोन लाइक स्पाइक्स होते हैं इसके, इसलिए इसको कोरोना बोला जाता है। यह वायरस के 4 ग्रुप है वैसे देखा जाए तो, अल्फा, बीटा, गैमा एंड डेल्टा। जो अल्फा बीटा ग्रुप होता है वह मनुष्य में इन्फेक्शन करता है और जो गैमा डेल्टा होता है वह प्राणियों में इन्फेक्शन करता है। जो कोरोना वायरस होता है उसके अंदर 4 प्रकार के प्रोटीन होते हैं, केमिकल होते हैं जो बॉडी में इन्फेक्शन करते हैं, जैसे एस सरफेस प्रोटीन, ई प्रोटीन एनवेलोप प्रोटीन, मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड न्यूक्लियर प्रोटीन। तो यह जो 4 केमिकल है वह हमारे बॉडी में जब कोरोना वायरस प्रवेश करता है तब बॉडी के कोशिकाओं के साथ ये प्रोटीन जुड़ जाता है और इन्फेक्शन करता है। वैसे तो कोरोना जो वायरस है उसकी 7 डिफरेंट स्ट्रेन है। 7 सबसे पहली स्ट्रेन 1960 में दिखी गई थी, इसलिए कोरोना वायरस कोई अभी का नया नहीं है। 1960 में भी यह वायरस था, वो डिफरेंट स्ट्रेन का था। जो अभी की स्ट्रेन है वो डिफरेंट स्ट्रेन है। वैसे 7 स्ट्रेन मतलब 7 टाइप के वायरस होते हैं, जैसे सार्स को, SARS को, MERS को, और अभी का जो है वो SARS-CoV-2 मींस SARS-CoV-2 मींस सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस, मतलब रेस्पिरेटरी मतलब लंग्स को डैमेज करने वाला ये वायरस। तो ये जो SARS-CoV-2 वायरस है वह सबसे खतरनाक है, वह ज्यादा इन्फेक्शन करता है जो अभी का चल रहा है वो। कोरोना वायरस का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, मतलब इंक्यूबेशन पीरियड मतलब क्या कि जैसे कोई व्यक्ति कोरोना मरीज के या कोरोना पेशेंट के कांटेक्ट में आया तो जो कोरोना वायरस हमारे बॉडी में एंटर होता है उसके बाद जब फर्स्ट सिम्टम जो लक्षण डेवलप होते हैं उसके बीच का जो समय होता है उसको इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। तो यह वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 2 से 12 डेज का। 2 से 12 दिन के बीच में कभी भी ये वायरस के लक्षण देखे जा सकते हैं। अभी हम सबको मालूम है ये कैसे स्प्रेड होता है, अलग अलग थियरी है। सबसे इंपॉर्टेंट थियरी है स्प्रेड, मतलब कैसे वो फैलता है। तो पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट, मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट कांटेक्ट है स्प्रेड होने का। मतलब एक पर्सन जो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है उसके कांटेक्ट में डायरेक्ट आए तो उसके जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट है, मतलब छींक है, कफ है, उसके जो ड्रॉपलेट है उसमें वो वायरस होता है, वो डायरेक्ट हमारे में आ सकते हैं। तो पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट इसको बोला जाता है और इससे डायरेक्ट स्प्रेड होता है। इसीलिए यहाँ पे मास्क क्यों हम बताते हैं कि मास्क पहनो, तो वो एक साइंटिफिक रीजन यह है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट। सेकंड इंपॉर्टेंट है सरफेस कांटेक्ट। मान लो किसी कोरोना इन्फेक्टेड पेशेंट ने कोई ड्रॉपलेट या रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट छींक खाई, कफ खाया और वो ड्रॉपलेट कोई सरफेस पे जाके गिरेगा और वो दूसरा आदमी वो अपने हाथ से उसका स्पर्श करेगा, कांटेक्ट करेगा, तो अगर वो हाथ और हैंड आईज में लगाएगा, नोज में लगाएगा, माउथ में लगाएगा तो भी वो वायरस स्प्रेड होता है। तो यह एक थियरी है और यहाँ पे इसीलिए ज्यादातर हम बोलते हैं सैनिटाइज किया करो, ताकि वो जो सरफेस के हम कांटेक्ट में आए तो अगर जो वायरस होगा तो वो वहीं पे डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है सैनिटाइजिंग, मतलब ये हैंड सैनिटाइजिंग का।
तो यह हो गया सरफेस टू सरफेस कॉन्टेक्ट। अभी जो लेटेस्ट थियरी है, जो पहले बहुत कम लोग मानते थे, तो अभी ये भी थियरी है कि एयरबॉर्न, मतलब हवा में भी ये वायरस होता है। मान लो किसी, मतलब एक घर में 4 लोग रहते हैं, एक रहता है एक रूम में और दूसरा रहता है तीसरे रूम में। मान लो एक रूम वाला व्यक्ति इन्फेक्टेड हुआ, अगर जो तीसरे रूम में बैठा है वो उसके क्लोज कांटेक्ट में आया नहीं है मान लो, फिर भी उसको ये इन्फेक्शन हो जाता है। आजकल जो आज की जो परिस्थिति है, अभी का जो ये स्ट्रेन चल रहा है, उसमें आप देखोगे कि हर एक परिवार में अगर एक को हुआ तो 5 को हो जाता है, भले वो एकदम क्लोज कांटेक्ट में ना हो, एक रूम के बजाय दूसरे तीसरे चौथे रूम में हो। क्योंकि जो ड्रॉपलेट एयर में जाते हैं वह एयर में से किसी भी पर्सन के नोज के द्वारा अंडर एंटर हो सकता है। तो यह थियरी भी आजकल WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने प्रूवन किया है, तो ये भी एक थियरी मानी जाती है। और चौथी थियरी है कि आजकल जो कोरोना हो रहा है उसमें काफी लोगों को वॉमिटिंग हो रही है, डायरिया हो रहा है, और तो हो सकता है कि मुंह के द्वारा, मतलब माउथ के द्वारा भी यह वायरस अंदर जाता हो। तो यह 4 डिफरेंट थियरी है कोरोना वायरस एंटर होने की। तो इसको, अगर ये थियरी को हम समझे तो उसको हम रोके तो हम उसके बच सकते हैं। एक अगर आदमी कोरोना से इन्फेक्टेड है तो वो 3 आदमी को इन्फेक्ट कर सकता है, इसका इतना पावर है वायरस का। अभी कोरोना वायरस के क्या लक्षण है हम सबको मालूम है, हम सब पढ़ते हैं, लेकिन मुख्य जो 3 लक्षण होते हैं कोरोना वायरस के, नॉर्मल जो बेसिक लक्षण होते हैं वो है फीवर मतलब बुखार आना, कफ और कॉमन कोल्ड मतलब जुकाम और खांसी, और तीसरा होता है शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ मतलब सांस फूल जाना। ये 3 लक्षण हम सब जानते हैं। लेकिन अभी जो वायरस फैल रहा है उसमें काफी नए लक्षण भी पाए गए हैं। जैसे कि जो अभी का जो सिनेरियो चल रहा है उसमें जो लक्षण दिख रहे हैं पहले, तो वो कैसे होते हैं, तो शुरुआत कैसे होती है कि सिर दर्द होना, बॉडी एक होना, बहुत ज्यादा बॉडी में पेन होना, फटीग फील होना मतलब बहुत ज्यादा वीकनेस फील होना, थोड़ा भी चलने में थकावट महसूस होना, भूख नहीं लगना। तो यह इस तरह से मलेज मतलब बहुत ज्यादा बेचैनी लगना, तो यह शुरुआत के लक्षण अभी दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अभी शुरुआत में फीवर आ रहा है, जुकाम खांसी हो रही है, लेकिन अगर यह लक्षण होते हैं तो हो सकता है ये शुरुआत हो चुकी हो। उसके बाद जाके सर्दी मतलब जुकाम खांसी और बुखार आना, और फिर ब्रेथलेसनेस मतलब सांस फूलना शुरू होना, तो ये लक्षण होते हैं। कभी कभी मैंने पहले ही बताया, किसी को डायरिया मतलब बहुत ज्यादा दस्त लगना, वॉमिटिंग हो जाना, और एब्डोमेन मतलब पेट में पेन होना, तो यह भी लक्षण काफी अभी दिख रहे हैं। तो यह लक्षण को जान ले तो अगर हम कोरोना की टेस्टिंग जल्दी करवाए तो उसके जो कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं उससे हम बच सकते हैं। 3 फेज में हम कोरोना वायरस के स्पेक्ट्रम को, फेज मतलब जहां पे कोई सिम्टम नहीं दिख रहे हैं, उसमें वायरस अंदर आगे गया होता है, हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन कोई भी लक्षण दिखने को नहीं मिलेंगे पेशेंट में, तो इसको बोलते हैं एसिम्प्टोमेटिक फेज। यहाँ पे इसकी जो इम्यूनिटी, जो इम्यून पावर है वो बहुत ज्यादा मजबूत हो सकता है, इसलिए लक्षण दिखने को नहीं मिलता है। दूसरा जो फेज होता है, स्पेक्ट्रम ग्रुप होता है, वो होता है नॉन सीवियर मतलब इतना ज्यादा सीवियर नहीं, लेकिन सिम्टोमेटिक फेज, थोड़े से सिम्टम होते हैं। जैसे मैंने बताया थोड़े से सिम्टम हो गए, सिर दर्द होना, बुखार आना, सर्दी जुकाम खांसी, थोड़े से लक्षण शुरू होंगे। यहाँ पे हो सकता है कि इसकी उनकी जो इम्यूनिटी हो, इम्यून सिस्टम हो, वह अच्छी हो, तो इसको प्रोटेक्ट कर सकती है आगे कॉम्प्लिकेटेड स्वरूप में या आगे डेंजरस स्वरूप में परिवर्तित होने के बजाय। तो दूसरा फेज होता है नॉन सीवियर सिम्टोमेटिक फेज। यहाँ पे वायरस हो सकता है, वायरल लोड भी हो सकता है, लेकिन पर्सन की मतलब मनुष्य की जो आदमी है, पेशेंट है, उसकी रोग प्रतिकारक शक्ति या जो इम्यून सिस्टम है बॉडी की, वह मजबूत हो सकती है। और यह फेज में हम अगर इसको आइडेंटिफाई कर ले वायरस को, उसका टेस्टिंग करवा ले तुरंत और उसकी ट्रीटमेंट चालू करवा ले, तो जो तीसरा फेज है सीवियर फेज, उस पे हम नहीं पहुंच पाएंगे, सीवियर फेज डेवलप नहीं होगा।
और थर्ड फेज होता है सीवियर कॉम्प्लिकेटेड फेज, मतलब वहां पे वायरस लंग्स को डायरेक्ट इफेक्ट कर लेगा, ऑक्सीजन कम हो जाएगा, लंग्स डैमेज हो जाएंगे, सांस फूलने शुरू हो जाएगी और आगे जाके हार्ट, किडनी, लीवर सब पे इफेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे वायरल लोड बहुत ही ज्यादा होता है और जो पेशेंट होता है उसकी इम्यून सिस्टम को बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका होता है, लंग्स को डैमेज हो चुका होता है, इसीलिए यह फेज थर्ड फेज है। और ये फेज में हम कोरोना को रोकने का मतलब प्रयास करें तो बहुत कम सक्सेसफुल हमें मिल सकता है, क्योंकि इसमें एडमिशन की रिक्वायरमेंट होती है, आईसीयू की रिक्वायरमेंट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये थ्री फेज को हमें समझना है कोरोना के सिम्टम को, और उसमें हमें एक्शन लेना है, तो हम इसको अर्ली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रोक सकते हैं। अभी कोरोना की टेस्टिंग के बारे में सब हम जानते ही हैं, लेकिन अभी का जो ये क्यों डेवलप हो रहा है, हम देख रहे हैं कि जल्दी जल्दी ऑक्सीजन कम हो रहा है, जल्दी जल्दी आईसीयू रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, डेथ भी जल्दी हो रही है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम इसको जल्दी आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। अगर कोई आदमी में लक्षण दिखे तुरंत ही, पहले ही दिन कुछ दिखे और तुरंत ही वो अगर टेस्टिंग करवा ले, कोरोना के जो टेस्टिंग अवेलेबल है, रैपिड एंटीजन टेस्ट है, आरटी-पीसीआर टेस्ट है, जो भी अवेलेबल टेस्ट है इजीली अवेलेबल हो वो करवा ले, अगर उसमें पॉजिटिव आता है तो तुरंत ट्रीटमेंट चालू कर दे, तो हो सकता है कि हम लेट स्टेज में नहीं पहुंचे। तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब अगर हम जल्दी इसको आइडेंटिफाई कर ले तो टेस्टिंग करवा ले। हमें टेस्टिंग से घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि जितना जल्दी हम टेस्टिंग करवाएंगे तो हो सकता है कि हम अर्ली ट्रीटमेंट चालू कर सकते हैं और कॉम्प्लिकेटेड फेज मतलब आईसीयू वाले फेज को हम रोक सकते हैं, क्योंकि टाइम तो मिलता ही है, ऐसा नहीं है कि हमें टाइम नहीं मिलता है, लेकिन हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। उसमें हम गलत फहमी में रह जाते हैं कि ये हो सकता है कि ये तो सिर दर्द है, थोड़ा सा वीकनेस हो रही है, खांसी हो रही है, सर्दी हो रही है, नॉर्मली होगा, तो इसके हमें निगलेक्ट नहीं करना चाहिए और तुरंत टेस्ट करवा लेना चाहिए। सबसे बेस्ट टेस्ट है आरटी-पीसीआर, उसकी जो स्पेसिफिसिटी है, सेंसिटिविटी 95% से भी ज्यादा है, तो यह टेस्ट हमें जल्दी करवा लेना चाहिए। और उसमें आरटी-पीसीआर टेस्ट में वायरल लोड कितना परसेंटेज है वो भी हमें उसमें मिल सकता है। अगर वो टेस्ट करवाए तो उसके हिसाब से हम इसको कितना लोड है वायरस का या कितना उसका पावर है वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और जल्दी ट्रीटमेंट चालू कर सकते हैं। और ये जो भी ब्लड टेस्ट है, कंप्लीट हीमोग्लोबिन कराना, ब्लड डब्ल्यूबीसी काउंट है, सीआरपी, एक सीआरपी करके टेस्ट आता है, सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट, ये भी बॉडी में कितना इन्फेक्शन मात्रा में है परसेंटेज को वो दिखाता है। डी डाइमर ऐसे है, डी डाइमर एक ये ऐसा टेस्ट है। कोरोना क्या करता है कि कोरोना वायरस बॉडी को जो ब्लड होता है उसमें क्लॉट बना देता है, तो यह डी डाइमर एक बॉडी का क्लॉट होता है, उसका एक टेस्ट है। जो भी हम करें तो बॉडी में क्लॉट कितना बन रहा है उसको हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे, तो यह टेस्टिंग डी डाइमर है। और फिर सिटी थोरेक्स सिटी स्कैन, कोरोना वायरस सबसे पहले नोज, सबसे हाईएस्ट नोज में होता है, फिर थ्रोट में और फिर लंग्स में जाता है। तो पहले दिन हो सकता है कि हम पहले दिन लक्षण आए और हम सिटी स्कैन करवाए तो उसमें कुछ नहीं आएगा, क्योंकि वो लंग्स में जाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो जब कोरोना वायरस के फर्स्ट लक्षण डेवलप होते हैं उसके चौथे या पांचवें दिन ही हमें सिटी स्कैन करवाना चाहिए, और उसमें फिर हमें लंग्स का पता चल सकता है कि कितना लंग्स फेफड़े इन्वॉल्वमेंट हुए हैं, और फिर हम आगे का एक्शन ले सकते हैं। जो ब्लड टेस्ट है सीआरपी या डी डाइमर वो भी हमें तीसरे या चौथे दिन करवाने चाहिए, तो हमें पता चल पाएगा कि कितना आगे डेवलप हुआ है। अभी मैं पर्टिकुलर बात करूं हार्ट पे क्या इफेक्ट होता है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है कोरोना वायरस लंग्स को इफेक्ट करता है, वो हमें मालूम है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री होती है नोज, उसके बाद में नोज के बाद में श्वास नली में और फिर लंग्स में चला जाएगा डायरेक्ट वायरस। और लंग्स को जो एयर वाली जो लंग्स में जो ऑक्सीजन कैपेसिटी वाली जो फुग्गे होते हैं, बलून होते हैं, उसको वो डायरेक्ट डैमेज कर देता है और लंग्स डेवलप हो जाते, डैमेज हो जाते हैं, फाइब्रोसिस हो जाती है, इसको हम बोलते हैं फाइब्रोसिस। मतलब लंग्स को वो खा जाते हैं पूरे, मतलब उसमें एकदम घसारा कर देता है लंग्स को, घिसारा जो बोलते हैं हम, लंग्स को भी वो घिस देता है।
जो एल्वियोल होते हैं लंग्स के, जो फुग्गे होते हैं, उसको डैमेज कर देता है ऑक्सीजन कैपेसिटी वाले, तो लंग्स तुरंत अफेक्ट हो जाते हैं, फाइब्रोस हो जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है लंग्स को डेवलपमेंट। सेकंड होता है हार्ट। हार्ट के क्या क्या हो सकता है कोरोना वायरस में? तो हार्ट के जो डिजीज है उसको हम 2 फेज में डिवाइड कर सकते हैं। एक है नॉर्मल फेज और दूसरा है कॉम्प्लिकेटेड फेज। नॉर्मल मतलब क्या क्या हो सकता है हार्ट की वजह से? तो सबसे इंपॉर्टेंट है टेकिकार्डिया, पल्स बढ़ जाना। हम डॉक्टर हैं तो हम कितने लोगों को, कोरोना पेशेंट को हम तुरंत हमें फोन कर दे कि हमारी धड़कन बहुत बढ़ गई, मतलब धड़कन 100 से ज्यादा हो गई, 110, 120 हो गई, हम क्या करें? तो इसको बोलते हैं टेकिकार्डिया, मतलब हार्ट की धड़कन जो पल्स होती है, धक 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 जो होता है वो बढ़ जाना। तो हार्ट के अंदर एक इलेक्ट्रिक करंट होता है। हार्ट एक क्या है, पावर हाउस, इलेक्ट्रिक करंट होता है उसमें जो धड़कन। तो कभी कभी क्या होता है कि जब कोई भी इंफेक्शन हमारे बॉडी में हो जाता है, बुखार आता है, तो हमारी धड़कन नॉर्मली बढ़ती है। तो ये नॉर्मल रिस्पॉन्स है बॉडी का, ये फिजियोलॉजिकल नॉर्मल हार्ट का रिस्पॉन्स है। इसको हमें कोई डिजीज नहीं मानना चाहिए, न इससे घबराना चाहिए। तो यह टेकिकार्डिया 72%, मतलब 100 में से 70 लोगों को ये होता है, और इसमें कुछ नहीं करना होता है। जैसे फीवर चला जाएगा, इन्फेक्शन कम हो जाएगा, तो ये नॉर्मली भी कम हो जाएगा। सेकंड है हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। कोरोना वायरस क्या कर देता है कि एक तो हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति को कम कर देता है, हमें ज्यादा भूख नहीं लगती, हमारे बॉडी के अंदर के जो भी न्यूट्रिएंट्स है, जो भी तत्व है, उसको भी कम कर देता है, जो पानी है, लिक्विड है, उसको भी कम कर देता है। इसलिए ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। तो उसमें भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। ब्लड प्रेशर कम हो जाना मतलब क्या कि ऊपर का ब्लड प्रेशर 90 मिलीमीटर मर्क्यूरी से कम हो जाना और नीचे का 70 मिलीमीटर मर्क्यूरी से कम हो जाना। तो यह भी बहुत कॉमन है, उसमें हमें घबराना नहीं चाहिए। ज्यादा लिक्विड लोगे, ज्यादा खाना खाओगे तो अपने वो कम ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। कोई दवाई उसके लिए काम नहीं करेगी, कोई जरूरत भी नहीं है। धड़कन ज्यादा होना और ब्लड प्रेशर कम होना, ये बेसिक हार्ट डिजीज, कॉम्प्लिकेटेड हार्ट डिजीज, वो क्या होता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट है एक्यूट हार्ट अटैक। कोरोना की वजह से हार्ट अटैक भी हो सकता है, और वो भी कितना परसेंटेज? 20%। मतलब 100 में से 20 लोगों को हमने देखा है कि हार्ट अटैक होता है और डेथ हो जाती है। कभी कभी अभी हम कितने को सुनते हैं कि कल तो वो बहुत अच्छे थे और आज एकदम से डेथ हो गई उनकी। सडन कार्डियक डेथ हो जाना मतलब सडन हार्ट बंद हो जाना, क्योंकि एक्यूट हार्ट अटैक आ जाते हैं कोरोना की वजह से। तो सबसे पहले हार्ट अटैक क्या होता है? तो हार्ट जो होता है, हमारा लेफ्ट साइड पे एक हार्ट होता है, उसको खुद को 3 नलियां सप्लाई करती है हार्ट को खुद को, जो आर्टरी बोलते हैं, हम धमनियां बोलते हैं। हम हार्ट के आगे की ओर एक नली, एक हार्ट के पीछे की ओर और एक राइट साइड की ओर 3 नलियां होती है, धमनियां, जो हार्ट को, आर्टरीज जो हार्ट को सप्लाई करती है, हार्ट को खुद को। और वो हार्ट को सप्लाई मिलता है तो हार्ट अपना पंपिंग का काम कर सकता है। तो जब अटैक, सडन क्लॉट बन जाना, सडन एक खून का गट्ठा जम जाना, या तो प्लेक या तो कोलेस्ट्रॉल के क्रिस्टल जम जाना, तो जब ये नली में चिपक जाता है तो नली टोटली बंद हो जाती है। और जैसे ही नली बंद होगी, हार्ट पे खून मिलेगा नहीं, तो हार्ट अटैक आ जाएगा। तो कोरोना वायरस क्या करता है? एक तो जो नलियां होती है, हार्ट की नलियां, उसको खुद को डैमेज कर देता है। जब वो अंदर बॉडी में एंटर होता है, जैसे इंटरल्यूकिन 1, केमिकल, गंदे केमिकल वो रिलीज करता है और वो ये नलियों में चिपक जाते हैं या प्लेक बन जाते हैं, छोटे छोटे क्रिस्टल्स। तो वो नली को चिपक देता है और अटैक आ जाता है। एक्यूट हार्ट अटैक आ जाता है तो डेथ भी हो सकती है। सडन एकदम से लेफ्ट साइड में चेस्ट पेन होना, बहुत ज्यादा दर्द होना, भारीपन हो जाना, घबराहट, पसीना आ जाना, लेफ्ट शोल्डर में पेन हो जाना और एकदम से सांस फूल जाना, तो यह इसके लक्षण हो सकते हैं।
एक्यूट हार्ट अटैक को कैसे हम आइडेंटिफाई करें, कौन से टेस्ट के द्वारा? तो तुरंत हमें एक ईसीजी निकालना चाहिए, कार्डियोग्राम। कार्डियोग्राम में हमें पता चल सकता है उसके वेव्स के द्वारा कि रिदम के द्वारा कि हार्ट अटैक आया है कि नहीं। दूसरा होता है इकोकार्डियोग्राफी, हार्ट की सोनोग्राफी, जिससे भी हम देख सकते हैं कि हार्ट में खून बराबर मिल रहा है कि नहीं, हार्ट बराबर पंप कर रहा है कि नहीं, और वाल्व बराबर काम कर रहे हैं कि नहीं, तो वो भी इको के द्वारा पता चलता है। और तीसरे टेस्ट होते हैं ब्लड टेस्ट। अभी हमारे पास कई ऐसे ब्लड टेस्ट अवेलेबल है जो हार्ट अटैक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे एक टेस्ट होता है ट्रोपोनिन आई करके, ये एक ब्लड का टेस्ट है। अगर वो जो नॉर्मल वैल्यू से 2 गुना या 3 गुना ज्यादा हो तो हम बोल सकते हैं कि ये कार्डियक अटैक आया हुआ है। दूसरा टेस्ट है CPK-MB, वो भी एक ब्लड टेस्ट है। तीसरा टेस्ट है ब्रेन नेट्यूरेटिक पेप्टाइड, BNP लेवल, BNP, ये भी एक ब्लड टेस्ट है। जो इसके द्वारा भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अटैक आया है कि नहीं, और तुरंत आइडेंटिफाई कर ले, और अगर तुरंत ट्रीटमेंट कर सके, खून पतला करने की दवाइयां है, खून पतला करने की इंजेक्शन है, कोई कार्डियोलॉजिस्ट के अंदर रिफर करे और कार्डियोलॉजिस्ट उनको ट्रीटमेंट दे, तो हार्ट अटैक को हम रोक सकते हैं। तो यह हो गया कोरोना की वजह से जो हार्ट अटैक होता है वो, तो इसको भी हमें आइडेंटिफाई करना है, इससे हमें बचना है। दूसरा होता है हार्ट अटैक, एक तो हो गया। दूसरा होता है हार्ट फेल, सडन हार्ट फेल हो जाना, सडन हार्ट बंद हो जाना। तो हार्ट फेलर क्या होता है? तो हमारे हार्ट क्या होता है कि हार्ट 24 घंटे पंप करता रहता है। पंपिंग मतलब क्या कि ब्लड आया गया, आया गया, ब्लड आता है हार्ट में और वो पूरे बॉडी में फेंकता है। हमारे पूरे बॉडी में जो शुद्ध ब्लड, फिल्टर ब्लड है, वो हार्ट के द्वारा ही पूरे बॉडी में जाता है। सिर से लेके पैर तक ब्लड हार्ट के द्वारा ही, पंप के द्वारा ही पहुंच सकता है और एनर्जी मिल सकती है। तो अगर हार्ट पंप करना बंद कर दे तो पूरे बॉडी में ब्लड मिलेगा नहीं और हमारा पूरा बॉडी रिस्पॉन्स नहीं करेगा, तो इसको बोलते हैं हार्ट फेलर। तो हार्ट फेलर भी कोरोना में बहुत कॉमन है। वह क्यों होता है? तो क्योंकि कोरोना क्या करता है कि हार्ट के अंदर एक मायोसाइट होता है, एक आवरण होता है मायोसाइट करके, मायोकार्डियम करके। तो वह कोरोना वायरस डायरेक्ट या मायोकार्डियम को डैमेज कर देता है, उसकी जो इम्यून सिस्टम है उसको डैमेज कर देता है। डायरेक्ट डैमेज भी कर सकता है, इनडायरेक्ट डैमेज भी कर सकता है। दूसरा क्या होता है कि हार्ट को भी ऑक्सीजन चाहिए, हार्ट अपना काम कर सके तो हार्ट को खुद को भी ऑक्सीजन चाहिए, तो वो कहाँ से मिलेगा? तो लंग्स में से। तो लंग्स के द्वारा नली होती है, एक नली जो हार्ट में जाती है और वो हार्ट को ऑक्सीजन देता है। तो कोरोना के लास्ट स्टेज में क्या होता है कि लंग्स बहुत डैमेज हो गए होते हैं, तो लंग्स में ऑक्सीजन नहीं होता है, तो वो हार्ट को भी ऑक्सीजन नहीं मिलता है। तो हार्ट को भी ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से हार्ट भी फेल हो जाता है, तो इसको बोलते हैं हार्ट फेलर। तो हार्ट फेलर भी बहुत कॉमन है, 10 से 20% लोगों में यह देखने को मिलता है, बिकॉज हाइपोक्सेमिया मतलब ऑक्सीजन नहीं मिलना। इसीलिए सडन मतलब यह होता है, हमने देखा है कि किसी का ऑक्सीजन एकदम से 90 हो गया, 80 हो गया, फिर तुरंत ही हार्ट बंद हो जाएगा, सडन डेथ हो जाएगी। तो इसलिए क्योंकि हार्ट को भी ऑक्सीजन नहीं मिला, तो ये हार्ट फेलर भी हो सकता है। हार्ट फेलर को हम कैसे आइडेंटिफाई करें? तो उसके भी टेस्टिंग है, इको के द्वारा कैसा पंप कर रहा है, ब्लड टेस्ट के द्वारा भी हम जान सकते हैं। और अगर एक्यूट कंडीशन में अगर हम आइडेंटिफाई करें और उसकी ट्रीटमेंट कर सके तो उसको भी हम रोक सकते हैं। हार्ट फेलर की भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, इंजेक्शन अवेलेबल है, तो वो भी उसके द्वारा भी हम हार्ट फेलर को रोक सकते हैं। तीसरा है एरिथमिया, एक कार्डियक डिजीज है। एरिथमिया मतलब हार्ट की जो गति है, तालमेल, वो डैमेज हो जाना। तो एरिथमिया कभी धड़कन तेज हो जाना, धड़कन कम हो जाना, धड़कन बंद हो जाना, तो इसको बोलते हैं एरिथम। रिदम जो होती है हार्ट की वह डैमेज हो जाती है, तो वो भी हम 16% लोगों में, 16% में ये देखने को मिलता है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट मेरे को बात करनी है वो है कि एकदम से हार्ट अटैक का एक रीजन ये भी है कि ये कोरोना में क्या होता है कि हमें जो भी जिसको कोरोना होता है वो एक तो डर जाता है, उसका जो मानसिक संतुलन है वो कम, मतलब मनोबल है वो कम हो जाता है। एकदम डर लग जाता है कि मेरे को कोरोना आ गया, अभी मुझे क्या होगा। स्ट्रेस में आ जाता है, चिंता में आ जाता है, कभी कभी डिप्रेशन में भी आ जाता है। तो जब भी हमें डर लगेगा, चिंता होगी या डिप्रेशन होगा, तभी क्या होता है कि हमारी जो हार्ट की नली है, जो हार्ट को ब्लड सप्लाई देती है, वो नली भी एकदम चिपक जाएगी ऐसे। तो नली जैसे चिपक गई तो हार्ट को ब्लड मिलेगा, आर्टरी धमनी जो चिपक गई, तो उसके वजह से भी हार्ट अटैक आता है। इसीलिए ये भी एक रीजन है कि हमें कोरोना से डरना नहीं चाहिए,
ज्यादा चिंता नहीं करना चाहिए, स्ट्रेस नहीं करना चाहिए, मनोबल हमारा मजबूत होना चाहिए। हमारे जो भी नजदीक के जो भी रिलेटिव्स हैं, हमें उनके साथ फोन से बात करनी चाहिए, हमें प्रसन्न रहना चाहिए। तो ये भी एक रीजन है, अगर जितना हम स्ट्रेस लोगे तो हार्ट अटैक बढ़ेगा। इसलिए कभी हमें देखा है कितने लोगों को कि एंजाइटी में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, और अटैक आ जाता है और डेथ हो जाती है। तो यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है हार्ट अटैक, चिंता और तनाव और डर। तो इसको भी हमें बचना चाहिए। चौथा एक हार्ट डिजीज है थ्रोम्बोसिस। मतलब कि जो वेन्स है, हमारे बॉडी की जो भी धमनियां हैं, वेन्स है, आर्टरी है, जो ब्लड ले जाने वाली जो नलियां है, उसमें छोटे छोटे खून के गड्ढे बन जाते हैं। इसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसिस। कोरोना वायरस क्या करता है, हमारे बॉडी में एक ऐसी सिस्टम होती है, कोएगुलेशन सिस्टम बोलते हैं इसको। वो क्या होता है कि ब्लड को जो ज्यादा गाढ़ा भी नहीं होने देता और ज्यादा पतला भी नहीं होने देता। मतलब क्लॉट ज्यादा भी नहीं बनता और कम भी नहीं बनता, तो मतलब ब्लड को संतुलित रखता है। तो वो एक कोएगुलेशन सिस्टम होता है। कोरोना की वजह से ये कोएगुलेशन सिस्टम डैमेज हो जाती है, तो मतलब क्लॉट ज्यादा बन जाता है। क्लॉट बहुत ज्यादा, क्लॉट छोटे 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 खून के गड्ढे बन जाएंगे, जिसको बोलते हैं फाइब्रिनोजन, डी डायमर। ऐसे ये केमिकल है जो बताते हैं खून के गड्ढे, तो वो ज्यादा बन जाएंगे। तो वह ये गड्ढे हमारे पूरे बॉडी की कोई भी नली में चिपक जाएगी। मान लो पैर की नली में चिपक गया खून का गड्ढा, तो वहां पे पैर फूल जाएगा और डीप वेन थ्रोम्बोसिस जिसको हम बोलते हैं, थ्रोम्बोसिस मतलब पैरों में सूजन आ जाएगी। वैसे फेफड़ों की नली में भी चिपक जाता है। फेफड़ों की नली जो होती है, जो फेफड़ों को ब्लड देती है, वहां पे भी खून का गड्ढा बन गया तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलते हैं जिसको हम, जो लंग्स को भी डैमेज कर देगा, लंग्स में भी गड्ढे बना देंगे छोटे छोटे खून के। ब्रेन स्ट्रोक मतलब ब्रेन की जो नलियां होती है, जो ब्रेन को ब्लड देती है, वहां पे भी ये गड्ढे चिपक जाएंगे और ब्रेन की नली भी सिकुड़ जाएगी और ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा। तो यह है थ्रोम्बोसिस। तो ये कोरोना वायरस ये भी बहुत ज्यादा करता है और इसके वजह से ये भी केसेस हम बहुत देखने को मिलता है। 10 से 20% हमें ये केसेस देखने को मिलते हैं 100 में से 10-20 लोगों को। तो उसके लिए क्या करें, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट टेस्ट है डी डायमर। इसलिए हमें डी डायमर को समझना है। डी डायमर मतलब होता है, यह एक केमिकल है ब्लड क्लॉट का। ये दिखाता है कि ये ब्लड क्लॉट हो रहा है, मतलब हमारे बॉडी में क्लॉट बन रहा है। तो जितना डी डायमर ज्यादा होगा उतनी ज्यादा संभावना है कि क्लॉट ज्यादा बनेगा, तो वो क्लॉट कहीं पे भी चिपक जाएगा और जैसे मैंने पहले बताया ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो डी डायमर टेस्ट कराना इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो डी डायमर का नॉर्मल वैल्यू होता है 0.5 माइक्रोग्राम पर ml जैसा नॉर्मल होगा। अगर जिसका 1.5 माइक्रोग्राम पर ml से ज्यादा होता है, मोर देन इक्वल टू 1.5 माइक्रोग्राम पर ml, तो उसमें थ्रोम्बोसिस होने की संभावनाएं ज्यादा होती है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो उसके लिए हमें खून पतला करने के जो भी इंजेक्शन आते हैं, जो भी दवाइयां आती है, हिपेरिन बोलते हैं जिसको, लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन, फ्लेक्सेन, जो इंजेक्शन आते हैं और जो गोली आती है। इसलिए अभी आज ऐसा हो गया, ऐसा हमारे डॉक्टर के गाइडलाइंस है, जो भी अमेरिकन गाइडलाइंस है, यूरोपियन गाइडलाइंस है और यहाँ की इंडियन की एम्स गाइडलाइन है, वो बोलती है कि जो भी पेशेंट अगर एडमिट होते हैं, कोरोना के पेशेंट आईसीयू में या तो रूम में, उनको हम ये खून पतला करने के इंजेक्शन पहले से स्टार्ट कर देते हैं, ताकि उसमें ये खून का गड्ढा बने नहीं और डी डायमर लेवल में रहे, ताकि ये हार्ट अटैक आने की संभावना या थ्रोम्बोसिस या एम्बोलिज्म की संभावनाएं कम हो। और जो घर पे है, मान लो अगर उसका डी डायमर ज्यादा आ रहा है, मोर देन और इक्वल टू 1, अगर 1000 से ज्यादा है माइक्रोग्राम पर ml, तो उनके लिए भी दवाइयां है खून पतला करने की, जैसे रिवारोक्साबान है, एपिक्साबान है, इकोस्पिरिन है, कई सारे खून पतला करने की गोलियां होती है, वो हमें स्टार्ट करनी चाहिए। उसको 1 महीने तक हमें चालू रखना है, ये हमें ध्यान रखना है, 1 या 1.5 महीने तक। भले डी डायमर हमारा नॉर्मल हो या ना हो, 1.5 महीने तक हमें ये खून पतला करने की गोली चालू रखनी चाहिए। जिनका डी डायमर ज्यादा हो उनके लिए, नॉर्मल हो 1000 से नीचे हो या तो 1 माइक्रोग्राम 1 माइक्रोग्राम पर ml से कम हो, उसके लिए नहीं है। मोर देन और इक्वल टू 1.1 माइक्रोग्राम पर ml से ज्यादा हो उसके लिए, मतलब 1000 माइक्रोग्राम पर ml से ज्यादा हो, या तो लेबोरेटरी की जो वैल्यू उससे 3 गुना ज्यादा हो। तो अभी हमें, इसलिए हम बोलते हैं कि हर
5 दिन जो भी कोरोना का पेशेंट उसको 5 दिन के बाद, हफ्ते के बाद ये डी डाइमर कराते रहना चाहिए। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी क्या होता है कि बॉडी में जब कोरोना हो जाता है तब डी डाइमर काफी समय तक ज्यादा रहता है, महीने, 2 महीने, 3 महीने तक हमने देखा कि डी डाइमर बढ़ता ही रहेगा। तो उसके लिए कोई चिंता वाली बात नहीं है। मान लो अगर आपके 1-1.5 महीना पूरा हो गया, आप खून पतला करने की गोली ले रहे हैं, तो उसको 100% बंद कर देनी चाहिए। भले आपका डी डाइमर ज्यादा हो, उसके हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये डी डाइमर काफी समय तक हमारे बॉडी में केमिकल ये रहता है। तो इस तरह से यह क्लॉटिंग को भी हम रोक सकते हैं अगर डी डाइमर टेस्ट के द्वारा, और गोलियां भी अवेलेबल है जिसको हम रोक सकते हैं। तो कुल मिला के मैंने यह पूरा बताया कि कोरोना की वजह से कैसे हार्ट डिजीज होता है और कैसे इसको हम अर्ली आइडेंटिफाई करें और उसको हम रोक सके। अभी क्या प्रिवेंटिव स्टेप है वो हम सब मालूम है, हम सब जानते हैं कि कोरोना के कैसे बचते हैं। मेरा सबसे इम्पोर्टेंट सबको आपको कहना है कि जब आपको सिम्टम पहले ही दिन डेवलप होते हैं तो तुरंत टेस्टिंग करवा लेनी चाहिए, जैसे आपको ये हार्ट डिजीज और दूसरे डिजीज ना हो। यह इम्पोर्टेंट स्टेप है। प्रिवेंशन स्टेप आप सब हम जानते हैं, मास्क पहनना है, हैंड सैनिटाइजिंग करना है, और जो दूरी बना के रखनी है, सोशल डिस्टेंसिंग है, वो भी हमें सबको मालूम है, फिर भी हम इसमें काफी गफलत कर देते हैं। हमें ये ध्यान रखना है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि सरफेस मतलब हमारे हैंड के द्वारा अगर हम आईज नोज को भी टच करते हैं तो भी ये कोरोना बहुत ज्यादा फैलता है, तो हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। जो भी हम मास्क पहनते हैं उसको भी हम जैसे पहना है तो पूरा नोज कवर रहना चाहिए, यहाँ से पूरा टाइट होना चाहिए। और हम बहुत लोगों की ऐसी आदत है कि जैसे भी यहाँ टच किया तो तुरंत यहाँ टच करेंगे, यहाँ पे टच करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। एक बार अगर आपने मास्क पहन लिया उसको इधर इधर टच नहीं करना है, निकालना है तो इस तरह से, मतलब हमारे ईयर कान की इस तरह से बिल्कुल निकालना है और अच्छी तरह से उसको अच्छे सरफेस पे रखना है। तो मास्क कैसे पहनना, कैसे निकालना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मास्क आपने पहन लिया फिर भी आप ऐसे ही टच करते रहे। अगर आपने पहना है और कोरोना की जो अंदर एंट्री होने की संभावना है वो 70% 70 से 80% कम हो जाती है। सैनिटाइज करना है हैंड को, वो हम सबको मालूम है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वैक्सीनेशन, जिसके बारे में मेरे को बताना है कि जो भी जिन लोगों ने वैक्सीन लगा ली है या जिनको लगाना बाकी है उनको मेरा कहना है कि आप वैक्सीन तुरंत लगवा लीजिए, क्योंकि हमें डॉक्टरों ने भी काफी स्टडी की है। अभी आप ये जो सेकंड वेव चल रही है उसमें आपने देखा होगा कि कई डॉक्टरों को हमने सुना ही नहीं कि डॉक्टर की कोई डेथ हो गई या डॉक्टर को वेंटिलेटर पे रखना पड़ा, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट ने पहले हेल्थ सेक्टर या जो भी डॉक्टर थे, इसलिए जो भी वैक्सीन लगाएगा उनको कोरोना हो तो सकता है लेकिन वो बहुत माइल्ड होगा, बहुत कम होगा, वो कॉम्प्लिकेटेड फेज या सीवियर सेकंड स्टेज में नहीं पहुंचेगा। इसलिए जो भी वैक्सीन है वो 70% हमें प्रोटेक्ट करती है, 70%। तो जिन्होंने 2 डोज लगवा दिए उनके लिए बहुत अच्छा है। कोरोना हो तो सकता है लेकिन बहुत ज्यादा अंदर स्प्रेड नहीं होगा, दूसरों को भी फैलाने की क्षमता कम हो जाएगी। तो और जो भी हार्ट पेशेंट है, मेरा कहना है कि हार्ट पेशेंट वालों को कभी घबराना नहीं चाहिए। अगर आप खून पतला करने की गोली ले रहे हो, कोई भी गोलियां ले रहे हो, तो भी ये कोरोना की वैक्सीन आपको लगवा लेनी चाहिए। जो भी हो, कोविशील्ड हो, कोवैक्सीन हो, कोई भी वैक्सीन अवेलेबल हो, वो तुरंत लगवा दोगे तो ये कोरोना के हम जितना जल्दी मतलब बच पाएंगे, क्योंकि जितना वैक्सीन लगेगा उतना रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी। हर्ड इम्यूनिटी जो बोलते हैं कि जितने ज्यादा एंटीबॉडी डेवलप होगी अंदर कोरोना के अगेंस्ट में, तो वो कोरोना को रोकने में सबसे इफेक्टिव फायदेकारक साबित होगा। तो मेरा सबसे यहाँ पे जो भी सुन रहे हैं सबसे नम्र निवेदन है कि जो वैक्सीन लगाना बाकी है वो बिल्कुल वैक्सीन लगवा ले। उसकी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होती है, वो होती है वो भी बहुत मिनिमम होती है। बुखार आना, सर दर्द होना, वीकनेस होना, ये तो बहुत मिनिमम साइड इफेक्ट है, उसको हम कैसे भी रोक सकते हैं। तो कोई बड़ी साइड इफेक्ट वैक्सीन में हमें नहीं देखी है, और जिन्होंने भी वैक्सीन लगा ली है वो भी एक स्टडी पब्लिश भी होगी, उनको बहुत अच्छा हो गया है, कोरोना को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हुआ।
और दूसरा हमारे धर्म संघ में, तेरापन धर्म संघ में तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने और अभी आचार्य श्री महाश्रमण जी ने भी काफी प्रेक्षा ध्यान, योगा और मेडिटेशन के बारे में बताते हैं। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने तो कई सालों पहले कहा हुआ था कि ऐसे कई वायरस आएंगे, लेकिन हमें हमारे शरीर को मजबूत बनाना है। तो हमारे जो ये तेरापन धर्म संघ की देन है, प्रेक्षा ध्यान, योगा, उसको हमें अपनाना चाहिए। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने अपने पुस्तक में लिखा है तुम स्वस्थ रहते हो में, कि अगर आप उज्जयी प्राणायाम करते हो या तो डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हो तो हमारे लंग्स बहुत मजबूत होते हैं। आज कई डॉक्टरों ने यह स्टडी मतलब किया है, रिसर्च किया है वैज्ञानिक दृष्टि से, कि जो जितना अपने श्वास को अच्छी लंबाई से मतलब गहराई से लंबा लेंगे और लंबा छोड़ेंगे और एकदम गहराई से लेंगे, उनकी फेफड़े मजबूत होंगे और उनकी लंग की कैपेसिटी भी बढ़ेगी। तो ये जो डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज है, हमें सुबह 20 मिनट और शाम को 20 मिनट हमें ये करना है। प्राणायाम करना है, योगिक एक्सरसाइज है, जो भी एक्सरसाइज है, वॉकिंग है, साइकिलिंग है, वो भी हमें करना है, जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़े। खाने पीने में तो सबको मालूम है, जितना हो सके फ्रूट वेजिटेबल्स, हमारी इम्यून सिस्टम मजबूत हो वैसी खुराक लेनी चाहिए, लिक्विड ज्यादा लेना चाहिए। और जो भी हम बोलते हैं कि जो गर्म खुराक है वो भी हमें ज्यादा लेनी चाहिए। तो इस तरह से हम अगर हमारे धर्म संघ में जो भी बताया हुआ है, हमारे आचार्यों ने जो भी बताया हुआ है, हमारे साधु साध्वियों ने जो भी बताया हुआ है, हम उसको अपनाएंगे, हमारे मानसिक मनोबल मतलब हमारे मन को मजबूत करेंगे जप के द्वारा, ध्यान के द्वारा। तो हमारे कर्मों की थियरी जो भी हम उसको भी समझेंगे, जैन में, हमारे जैनों में बताया गया है ये कर्मों के आगे कुछ भी नहीं है, तो उसको भी हम समझेंगे। तो इसके जो कोरोना की ये जो माहौल है उसमें हम अपने आप को मजबूत कर पाएंगे, हमारा मस्तिष्क भी, हमारा मनोबल मजबूत होगा। तो बस हम गुरुदेव से यही आशीर्वाद मांगते हैं कि जितना हो उतना जल्दी हमारा ये कोरोना का जो पेंडेमिक है जल्दी से जल्दी खत्म हो। उनका आशीर्वाद हमारे पे हमेशा बना रहे और हम भी हमारे अपने आप को मजबूत करें और स्ट्रेस फ्री रहे। ऐसा ही मैं कह के अपनी बात को विराम दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। अब हम कुछ जिज्ञासाएं ले लेते हैं। ललित कुमार जी संचेती, उनके बाद निर्मल जी सिंघी। हेलो, हाँ जी बोलिए। जय जिनेन्द्र, मैं ललित कुमार संचेती बोल रहा हूँ। जय जिनेन्द्र, मैं ललित कुमार संचेती बोल रहा हूँ। हाँ ललित जी। हाँ, मेरा डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी का प्रॉब्लम है मेरे को। ओके। जिसका ट्रीटमेंट चालू है। हाँ हाँ। 25 दिन पहले मैं कोविड के लिए एडमिट हुआ था। ओके। अभी घर पर ही हूँ, ऑक्सीजन चालू है 5 लीटर। ओके। अभी और दम लग रहा है, तो क्या करूं? नहीं तो आपने सारे टेस्टिंग हार्ट के करवाए हुए क्या अभी लेटेस्ट? अभी नहीं करवाए, वो नवंबर में करवाया। नहीं तो अभी कोरोना हुआ है तो आपको सबसे पहले आपका कार्डियोग्राम, इकोकार्डियोग्राफी करवा लेना चाहिए। अच्छा। क्योंकि मैंने जैसे बताया ना कि कोरोना की वजह से तुरंत हार्ट पे इफेक्ट ज्यादा होता है, तो इकोकार्डियोग्राफी कार्डियोग्राम है। और जो भी ब्लड टेस्ट मैंने बताए, बीएनपी लेवल, ब्रेन नेट्यूरेटिक पेप्टाइड बीएनपी और ट्रोपोनिन लेवल आपको करवा लेना चाहिए। और उसके हिसाब से आपको कोई आपके जो फिजिशियन जिसके आप पास से आप दवाइयाँ ले रहे हो, ट्रीटमेंट ले रहे हो, या कार्डियोलॉजिस्ट को डिस्कस करके आपको उसकी ट्रीटमेंट करवानी चाहिए। अच्छा 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 अच्छा, चलेगा। निर्मल जी सिंघी, उनके बाद कौशिक जी। सादर जय जिनेन्द्र जी बोलिए निर्मल जी। डॉक्टर साहब, मेरे यहाँ पे जैसे बीरगंज में ही एक मेरे फैमिली फ्रेंड्स हैं, उनको 3 दिन से बुखार आ रहा है। कभी 90 हो रहा है, कभी 100 हो रहा है, फिर 90 हो जाता है, 98 हो जाता है। तो 98 और 100 चल रहा है। वह आज के 15 दिन पहले अपना कोरोना टेस्ट भी करवाए थे, उसमें वह नेगेटिव थे, और उसके बाद में वो वैक्सीन भी ले लिए हैं। अभी 2 दिन से वो जो बुखार आ रहा है वो डोलो ले रहे हैं, परंतु उनको फर्क नहीं हो रहा है कुछ। कभी बुखार आ रहा है, कभी जा रहा है। और उनको जैसे ये शुगर भी है, तो इसमें क्या दवाई सजेस्ट करना चाहिए, कैसे
क्या नहीं, करना चाहिए? कोरोना टेस्टिंग उनका कोरोना करवा दिया है क्या? कोविड हाँ, टेस्ट? कोरोना टेस्ट, कोविड टेस्ट 15 दिन पहले करवाया था, 8 तारीख को करवाया हुआ है। नहीं, वो पॉजिटिव है, हाँ, वो नेगेटिव है। वो नेगेटिव है। कब हाँ, करवाया था? 8 तारीख को। 8 तारीख को। हाँ, और वैक्सीन कब ली है? वह 10 या 11, 8 या 10 तारीख के बीच में लिए है। 8 और 10 तारीख के बीच में ली हुई है। हाँ, और उसके बाद ये फीवर कब स्टार्ट हुआ? अभी बुखार? फीवर 3 दिन से फीवर हो रहा है। नहीं, तो फिर अभी कोविड टेस्ट आपको करवा लेना चाहिए ना, कंफर्म वापस करवाना चाहिए कोविड टेस्ट। हाँ, आरटीपीसीआर करवा लेना चाहिए, क्योंकि ये हो सकता है कि कोविड ही हो, क्योंकि अगर वो होगा बिना कंफर्म के हम नहीं कह पाएंगे टेस्टिंग के हाँ, ये कोविड है कि नहीं है। तो सबसे पहले कोविड आरटीपीसीआर करवा लेना चाहिए। और जो हाँ, रूटीन ब्लड टेस्ट है, सीआरपी लेवल, सी रिएक्टिव प्रोटीन, जो भी एक इन्फेक्शन मार्कर है, हाँ, सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट है, सीबीसी मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट है, और डी डाइमर। तो ये टेस्ट करवा लेने चाहिए, फिर हम डिसीजन ले सकते हैं कि क्या करना चाहिए। और डॉक्टर साहब, जैसे क्या है कि कभी कभी जैसे ये मास्क लगाते हैं तो जैसे अपने को मास्क से घुटन सा होता है, तो हाँ, उसके लिए क्या करना चाहिए? नहीं, तो उसके लिए कुछ नहीं करना चाहिए, वो घुटन सहन कर लेनी चाहिए हमको, लेकिन मास्क नहीं निकालना चाहिए। मास्क नहीं क्योंकि निकालना तो चाहिए। जितना हो उतना डीप ब्रीदिंग करना चाहिए मास्क के साथ भी। जितना डीप ब्रीदिंग करेंगे वो थोड़े टाइम में ऐसा हो जाएगा कि वो घुटन कम हो जाएगी। हाँ, ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब। कौशिक जी, उनके बाद SLG डागा। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। मेरा उम्र करीबन 45 साल है। तो मेरा HSCRP जो है वो 2.84 हो चुका है। और कौन सा? 2.84 क्या? CRP वैल्यू। ओके, ओके, और मेरा कोलेस्ट्रॉल, LDL और ट्राइग्लिसराइड सब बढ़ा हुआ है। LDL भी 140 के ऊपर है, ट्राइग्लिसराइड तो 200 के ऊपर है। और ओके, और कार्डियोलॉजिस्ट आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि मैं हाई रिस्क पेशेंट के अंदर ही आता हूं। तो इस ओके। कंडीशन में अगर मैं ये वैक्सीन ले लूं तो उसमें हाँ। कुछ कार्डियक प्रॉब्लम कुछ आने का संभावना है क्या? नहीं, नहीं, कुछ नहीं है, वैक्सीन ले लेना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, यही मेरा जिज्ञासा था। नहीं, 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 वैक्सीन बिल्कुल लगवा लेना चाहिए। जी जी जी। SLG डागा, उनके बाद भूपेंद्र जी जैन। जय जिनेंद्र डॉक्टर साहब। हाँ, जय जिनेंद्र। 6 मार्च को मेरी बेटी 34 साल की है, उसको कोरोना नेगेटिव आ गया था, पॉजिटिव हुआ था 20 फरवरी को। ओके। तो उसमें उसके बाद में अभी इसको उसके नेगेटिव आने के 10 एक दिन बाद में इसके घुटनों में दर्द, जॉइंट पेन जैसा हो गया, और अभी 7 दिन में उसमें चेस्ट में दर्द और शुरू हो गया उसका। तो क्या कराएं डॉक्टर साहब? नहीं, तो ये कॉमन है, ये मैंने बताया ना कि पोस्ट कोविड है, ये पोस्ट कोविड सिंड्रोम बोलते हैं इसको। तो ये पोस्ट कोविड सिंड्रोम में काफी लोगों को 1-2 महीना थोड़ा बॉडी एक रहना, थोड़ा वीकनेस लगना, थोड़ा चेस्ट में पेन होना, बॉडी में पेन होना, ये बहुत कॉमन है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, टाइम जाने के बाद ये अपने आप कम हो जाएगा, इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसी टाइम मेरे को आया था, मेरा थायराइड बढ़ गया डॉक्टर साहब। क्या? थायराइड जो है मेरा ओवर लिमिट हो गया, बढ़ गया, क्रॉस कर गया। हाँ, हाँ, हाँ। तो थायराइड ही ये कोरोना की वजह से हो जाता है क्या? नहीं, पहले थायराइड है क्या आपको? ना, पहले कुछ नहीं था मेरे को। नहीं, तो कितना बढ़ा हुआ है वैल्यू? ये 5.33 है ना, वो मेरे को 6.84 आ गया। हाँ, तो ठीक है, नॉर्मल है वो। 10 से ज्यादा हो तो ही दवाई लेनी पड़ती है। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। हाँ, हाँ। भूपेंद्र जी जैन, उनके बाद नीलिमा जी सिरोहिया। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मैंने 10 तारीख को सिटी स्कैन कराया, मेरी वैल्यू आई उसमें 3, और CRP करवाया, उसमें आया 9। ओके। और RT-PCR नेगेटिव आया था। आज वापस ओके। CRP करवाया तो CRP 21 आ रहा है। ओके। जबकि 10 दिन का मैंने दवाई का कोर्स और फेबिफ्लू सब ले लिया था। और अभी सिम्टम क्या है आपको? सिम्टम कुछ भी नहीं है, हल्का सा मेरे को चेस्ट में पेन लगता है। हाँ, बस और तो ठीक है। ये क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि बॉडी में जब एक बार इन्फेक्शन शुरू हुआ तो बॉडी के अंदर एक इन्फ्लामेशन, सूजन आ जाती है, तो वो CRP बढ़ाता रहता है थोड़े दिन तक।
तो अगर आपको बुखार नहीं रह रहा है तो आपको सीआरपी लेवल की कोई थोड़े दिन के बाद 15 दिन या महीनों में अपने आप कम हो जाएगा। बुखार तो नहीं है मुझे, हल्की सी खांसी दिन में 1-2 बार आती है बस, बाकी कुछ नहीं। हाँ बस, तो कुछ चिंता वाली बात नहीं है उसके लिए, कुछ करने की जरूरत नहीं। 10 तारीख को 9 था और आज की तारीख में 21 हो गया, सीधा एकदम बढ़ गया। फिर जब दवाई ले ली, सब ले ली, फिर भी। हाँ तो वो अभी मैं कह रहा हूँ ना, किसी को अभी हमने देखा है कि किसी को 80 हो गया, किसी को 90 हो गया, कभी 130 तक बढ़ जाता है। तो अगर आपको सिम्टम नहीं है तो ये बढ़ेगा, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। अगर हाँ आपको फिर से बुखार आ रहा है, फिर से कुछ हो रहा है, तो फिर हमें कुछ आगे करना पड़े। इसलिए आप सीआरपी की कोई चिंता मत करो, ये नॉर्मल है, नॉर्मल फिनोमिना है, नॉर्मल बॉडी का ये अंदर केमिकल होता है, वो बढ़ता है थोड़े टाइम तक, तो थोड़े दिन तक बढ़ेगा, डी डाइमर भी बढ़ेगा, लेकिन उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। नीलिमा जी सिरोहिया, उनके बाद कन्हैया लाल जी सिंघी। नीलिमा जी सिरोहिया। जय जिनेंद्र, नीलिमा बोल रही हूँ। हाँ, मैं बोल रही थी कि कल कोविड शील्ड लिया था मैंने। ओके। उसके बाद से ना जैसे हेजीनेस है, हेडेक बहुत है आज, और मतलब आर्म में भी पेन है, तो इसके लिए क्या मेडिसिन लें और ये कितने दिन तक नॉर्मली रहता है? ये 48 आवर्स तक रहेगा, नॉर्मल है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। उसमें अगर उसमें आप सिंपल पैरासीटामोल ले सकते हैं, पैरासीटामोल 500 या 650 मिलीग्राम वाला 2 टाइम। कन्हैया लाल जी सिंघी, उनके बाद सुरेंद्र जी बरमेचा। जय जिनेंद्र डॉक्टर साहब। जय जिनेंद्र। मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मेरे को 3.5 साल पहले 2 स्टंट लगा हुआ है। ओके। और अभी मेरा हार्ट का दवाई तो चालू ही है। अभी 25 मार्च को मैंने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाया था। और अभी 6 अप्रैल को हमारे को कोरोना हो गया था मेरे को। मेरे पूरा परिवार को ही हो गया था, मेरे को 6 तारीख को हुआ। तो पॉजिटिव आया था। तो अभी खांसी बहुत आ रही है, अभी भी खांसी के लिए रेसवास बोल करके एक वो लिक्विड सिरप दिया था, वो 2 बोतल ले ली मैंने, फिर भी खांसी गई नहीं। अभी कल ही वो 2 बोतल खत्म हुई है। तो अभी मेरे को खांसी में तो बोलता हूँ तो खांसी बहुत ज्यादा आती है, और वीकनेस तो बहुत ज्यादा है, बॉडी पेन वगैरह सब भी तो है। वो तो रहेगा, वो रहेगा, लेकिन वो काफी 1 महीने तक रहता है तो बॉडी पेन। लेकिन खांसी के लिए बहुत सारी मेडिसिन है, फिर आप ले सकते हैं, जैसे DMR टैबलेट आती है, कॉक्समा टैबलेट आती है, तो बहुत सारी है वैसे जो कफ को रोक सकती है। अच्छा, तो मेरे को अभी सीटी स्कैन और क्या तो जरूरत नहीं है ना? नहीं, सीटी स्कैन नहीं करवाया आपने? नहीं, मेरे को तो मैंने अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टर से कंसल्ट करके दवाइयां ली थी, तो उन्होंने बोला कि अगर ज्यादा तकलीफ हो तो, अगर वो कुछ ठीक नहीं लगे तो फिर आपको सीटी स्कैन वगैरह कराना पड़ेगा। हाँ नहीं, सही बात है, लेकिन आपको कफ हो रहा है ना, तो आप सीटी स्कैन करवा लीजिए एक बार, जरूरी है। अच्छा अच्छा। तो अभी रेसवास जो मेडिसिन वो लिक्विड दे रहे हैं वो मैं कंटिन्यू करूं क्या अभी, या आप जो टेबलेट बता रहे हैं? हाँ, तो वो टैबलेट भी आप मेरा नंबर मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, मैं टैबलेट का आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। अच्छा। और आप सीटी स्कैन करवा लीजिएगा, सीटी स्कैन। हाँ ओके डॉक्टर, थैंक यू। सुरेंद्र जी बरमेचा, उनके बाद जी रांका। जय जिनेंद्र डॉक्टर साहब। हाँ जय जिनेंद्र। ये वायरस कितना टेम्परेचर तक रह सकता है? क्या वायरस कितना टेम्परेचर तक जिंदा रहता है, उसके बाद खत्म हो जाता है? वो अच्छी बात बताई, मैं मेरे लेक्चर में भूल गया। तो यह जो वायरस है उसमें ऐसा माना गया है कि अगर 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो, 70, तो उसमें वो 5 मिनट में ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। और 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो, उसमें वो हफ्ते तक, 15 दिन तक रहता है। तो यह एक थियरी है, लेकिन एग्जैक्ट क्या है वो अभी किसी को मालूम नहीं है। लेकिन ये जो बेसिक देखा है कि 70 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो उसमें तो 5 मिनट में डिस्ट्रॉय हो ही जाता है। तो मतलब 4 डिग्री में वो बहुत ज्यादा रहेगा। इसका मतलब यही है सिंपल, कि ठंडे सरफेस पे, बहुत ज्यादा ठंडे में वो ज्यादा रहेगा, और जितना गर्म होगा, बहुत हॉट सरफेस होगा, उसमें वो कम रहेगा। लेकिन कितना रहेगा, कि कब डिस्ट्रॉय होगा, वो कोई भी साइंटिस्ट या कोई भी रिसर्च के लिए अभी बताना मुश्किल है। पुखराज जी रांका, उनके बाद शोभा जी नाहर।
हाँ, गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग। सर, मैं एक बात पूछना चाह रहा था, जिज्ञासा है मेरी कि सब तरफ कोरोना की आयतुबा मचा रखी है, तो ये इंसानों में होता है, दूसरे प्राणी भी होते हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं अटैक होता है? क्योंकि मैंने पहले बताया ना कि ये जो वायरस का स्ट्रेन है वो अल्फा और बीटा ग्रुप का है, और वो सिर्फ मनुष्य में ही करता है, ये मतलब आदमी में ही करता है। जो प्राणियों का ग्रुप का वायरस है वो गैमा और डेल्टा है, वो नहीं है अभी, इसीलिए। अच्छा अच्छा। और क्या ये आप ये बताया जा रहा है हवा में भी ये वायरस जो घुल गया है, तो सांस लेने के साथ ही मतलब बिना टचिंग के या बिना संपर्क में आए हुए भी ये हो सकता है क्या? हाँ हाँ, होता है ना, मैंने पहले ही बताया ना कि अगर आप अपने घर में बैठे हैं, आप एक कमरे में बैठे हैं, अगर आपको कोरोना है और कोई दूसरा आपका परिवार का कोई सदस्य मान लो तीसरे या चौथे कमरे में दूर बैठा है बहुत, जी जी जी, और अगर आपके बहुत नजदीक नहीं आया है, क्लोज कॉन्टेक्ट में नहीं आया है, फिर भी उन लोगों को कोरोना हो रहा है, तो वो ये दिखा रहा है इनडायरेक्टली कि ये एयर में भी ये ड्रॉपलेट हो सकते हैं। इसीलिए हमें मास्क पहनना चाहिए, इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट है मास्क। मास्क के अलावा कोई हमें इसको प्रिवेंट नहीं कर सकता। शोभा जी नाहर, उनके बाद सुभाष जी डागा। शोभा जी नाहर। सुभाष जी डागा। जय जिनेंद्र डॉक्टर। हाँ, जय जिनेंद्र। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत थैंक यू फॉर ऑल द वाइटल इंफॉर्मेशन यू आर प्रोवाइडिंग। वेलकम। मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरी डॉटर का शी इज 6 year old, उसका एट द एज ऑफ 1 शी हैड गॉट एन AVSD ऑपरेशन डन। AVSD and currently she is taking this medicine called Losartan. AVSD was the operation done. Okay. And she is taking this medicine called Losartan. So I just wanted to know कि कोई और extra precautions लेना है क्या given the current scenario? कोई जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा प्रिकॉशन। ये मेडिसिन कंटिन्यू रखिए बस, और कुछ नहीं। Okay डॉक्टर, थैंक यू। ओके। बसंत जी ताते। हेलो। उनके बाद प्रिशा सोनावत। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ जयेंद्र डॉक्टर साहब। हाँ जय जिनेंद्र। हाँ सर, एक तो वो 7 रेमडेसिविर लगाए हुए थे। ओके। और वो एक टोसिल जुम्बा है, वो दिसंबर में लगा था, ये 7। ओके। अभी 3 महीने हो गए, तो वैक्सीन लगाया है आज। हाँ। तो अब आगे क्या प्रिकॉशन रखना है मेरे को? नहीं बस और कुछ नहीं, वैक्सीन एक डोज, ये पहला डोज है। हाँ, फर्स्ट डोज है सर। हाँ तो बस ये प्रिकॉशन तो ये आपको रखना ही है, मास्क पहनना, सैनिटाइज करना, ये तो आपको भूलना ही नहीं है। और दूसरा डोज वैक्सीन का ले लीजिएगा बस, और कुछ प्रिकॉशन की जरूरत नहीं है। अच्छा, और वैक्सीन के बाद में क्या प्रिकॉशन, कुछ ऐसा अभी कुछ ऐसा कुछ नहीं है। नहीं कुछ प्रिकॉशन की जरूरत नहीं है वैक्सीन के बाद, नॉर्मली है आप बस ऐसे ही रहिए। ओके, थैंक यू सर। अंतिम जिज्ञासा प्रिशा जी सोनावत। जय जिनेंद्र डॉक्टर साहब। जी आप जिज्ञासा रखिए। जय जिनेंद्र। डॉक्टर साहब, जैसे मैं ट्राइपिनाइम 20 mg लेता हूँ, बीपी का पेशेंट हूँ। ओके। और पहले मेरी जो बीपी आती थी रीडिंग 130, 90, 95, 100 तक आती थी, डायस्टोलिक वाली 100 तक आ जाती थी। और अभी मेरे को 1 वीक से कोविड है, और अभी जब मैं मेजर कर रहा हूँ तो मेरा अभी बहुत डाउन आ गया है बीपी। तो मैंने पहले ही बोला ना कि हाँ, तो मैंने पहले ही मेरे लेक्चर मैंने पहले ही बोला कि ब्लड प्रेशर कम होना ये बहुत कॉमन है। इसीलिए अगर आपका ब्लड प्रेशर, ऊपर का ब्लड प्रेशर 110 से भी 120 से भी नीचे जा रहा है, और नीचे का ब्लड प्रेशर अगर 80 और 70 से भी नीचे जा रहा है, तो आपको अभी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन थोड़े दिन तक बंद रख सकते हैं क्लोज मॉनिटर के साथ। और थोड़ा लिक्विड ज्यादा लीजिए।
अच्छा, और जैसे मेरी मेडिसिन मैं फॉलो करूँ, कंटिन्यू रखनी है मेडिसिन मेरी? कौन सी? दूसरी कोविड वाली? हाँ, कोविड वाली फेबिफ्लू ले रहे। हाँ, वो कंटिन्यू रखिए, वो रख सकते हैं, लेकिन ब्लड प्रेशर के मेडिसिन अकॉर्डिंग टू ब्लड प्रेशर रखिएगा। ऐसा नहीं कि आप लेते रहे और ब्लड प्रेशर आपका कम रहे। अच्छा, थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत टाइम दिया अपने बिजी शेड्यूल में से। अब आभार ज्ञापन के लिए मेरा निवेदन महासभा के ट्रस्टी संजय जी सुराना से। जय जिनेंद्र। मैं आभार ज्ञापन करना चाहूंगा हमारे तेरापंथ के गौरव डॉक्टर धवल जी दोषी से, जो अहमदाबाद के कार्डियोलॉजिस्ट व हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। उनका मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। इन्होंने इस पैंडेमिक पीरियड में समय हमारे आग्रह करते ही स्वीकृति देकर हमें समय प्रदान किया, उसके लिए पूरा समाज इनका आभारी है। कोरोना महामारी के विषय में उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से न सिर्फ समझाया, बल्कि लोगों की जिज्ञासाओं व मन में उठते सवालों का बहुत ही सरल व सुंदर ढंग से समाधान व सुझाव देकर संतुष्ट किया। मैं पूरे तेरापंथ परिवार की तरफ से उनका आभार ज्ञापन करता हूं। इसके साथ ही मैं कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए हमारी मातृ संस्था जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा व तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा, जो विपरीत परिस्थितियों में भी हमेशा जागरूक रहकर लोगों को जागरूक करने, न सिर्फ जागरूक करने बल्कि सामाजिक कार्य करने के लिए भी प्रेरणा देती है। अभी पूरा देश व विश्व कोरोना की दूसरे वेव का सामना कर रहा है। परिस्थितियां बहुत ही कठिन हैं। इलाज के लिए हॉस्पिटलों में जगह नहीं है। ऑक्सीजन व वैक्सीन की कमी से लोगों की जानें जा रही है। ऐसे में सभी को एक दूसरे के लिए किसी भी रूप से मदद करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। वह विकट परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए जागरूक रहकर किस तरह एक दूसरे के लिए मददगार साबित हो सकते हैं, इसका उदाहरण बनने का प्रयास करना चाहिए। मैं जूम मीटिंग से जुड़े सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद करता हूं, वह आभार ज्ञापित करता हूं। सभी के अच्छे स्वास्थ्य की मंगल कामना करता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, अर्थात सभी सुखी रहें व सभी रोग मुक्त रहें। इन्हीं भावनाओं के साथ सभी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ओम अरहम। ओम अरहम। बहुत बहुत आभार। थैंक यू डॉक्टर सर। थैंक यू। बहुत सारी जिज्ञासाएं अभी भी लेफ्ट ओवर रह गई है, तो कल हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ डॉक्टर निर्मल जी चौरड़िया के साथ। तो जिनकी जिज्ञासाएं बाकी रह गई है, हम उनके साथ उनका समाधान पाने का कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। ओम अरहम।